सभी को नमस्कार। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे डिविडेंड्स पॉलिसी का, लाभांश नीति का हमने अर्थ देख लिया था, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, लाभांश का प्रकार क्या होता है, इन सबको हमने पीछे के लेक्चर के अंदर डिटेल से थ्योरिकल चैप्टर का जो पोर्शन था वो हमने स्टडी कर लिया था। अब इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आज हम अध्ययन करेंगे जो डिविडेंड मॉडल है उनका। इनको लाभांश मॉडल या लाभांश प्रमेय भी बोला जाता है। मेनली जो डिविडेंड मॉडल्स हैं वो दो कंसेप्ट पे आधारित है। एक कंसेप्ट तो ये कहता है कि जो लाभांश हैं वो प्रभावी होते हैं संस्था के लिए, और दूसरा मॉडल ये कहता है कि जो डिविडेंड है या जो लाभांश है उस नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना अर्जन क्षमता पे, ना कॉस्ट पे, ना अर्निंग के शेयर्स पे। यानी मेन कंसेप्ट क्या निकल के आते हैं आपके दो, एक तो लाभांश प्रभावी है और दूसरा लाभांश नीति प्रभावी नहीं। तो जो इसके मुख्यतः तीन मॉडल हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। तो इसमें जो पहले दो मॉडल हैं वो आपके इस बात का समर्थन करते हैं कि लाभांश जो है उसकी घोषणा अगर संस्था करती है तो उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है उसकी अर्जन क्षमता पे, उसके भविष्य की इनकम पे, उसके अर्निंग शेयर्स होते हैं उनके ऊपर, यानी एक तरह से ये प्रभावी होते हैं। और जो लास्ट मॉडल है आपका वो कहता है कि लाभांश का कोई औचित्य नहीं है। तो जो लाभांश के समर्थन करते हैं उसके अंदर आपके दो मॉडल आते हैं। पहला आपका आता है वोल्टर मॉडल या वाल्टर प्रमेय, और दूसरा गॉर्डन मॉडल या गार्डन प्रमेय। ये दोनों कहते हैं कि जो लाभांश नीति है उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। तीसरा मॉडल जो आपका है वो है मोदी-गिलानी मिलर मॉडल। इसको MM मॉडल भी बोला जाता है, मोदी-गिलानी तथा मिलर मॉडल। ये कहता है कि लाभांश का कोई प्रभाव नहीं होता है कि आप लाभांश कितना घोषित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको रोक के रख रहे हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मुख्यतः किस बेस पे हुए आपके लाभांश प्रभावी और लाभांश प्रभावी नहीं। लाभांश प्रभावी के अंदर आपके पहले दो मॉडल, और जो लाभांश का प्रभावी मानता है वो लास्ट वाला मोदी-गिलानी या MM मॉडल। अब हम एक एक करके इन तीनों मॉडल को समझेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में इनमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं पहले मॉडल से। पहला मॉडल आपका है वाल्टर मॉडल या वाल्टर प्रमेय। यह कहता है कि जो लाभांश है आपका उसका सीधा प्रभाव पड़ता है अंशों के बाजार मूल्य पर। यानी अंशों के बाजार मूल्य जो भविष्य में आपको मिलने वाले हैं वो क्या करते हैं, संभावित लाभांशों के वर्तमान मूल्यों से प्रभावित होते हैं। ये एक लाइन आप लिख लीजिए साथ में नोटबुक में कि अंशों के जो बाजार मूल्य होते हैं जो भविष्य में हमें मिलने वाले हैं वो आपके संभावित लाभांशों के वर्तमान मूल्यों से प्रभावित होते हैं। ये चीज सीधा इफेक्ट आती है, सीधा समर्थन करती है लाभांश नीति का कि ये प्रभावी होता है। अब एक बात आती है आपकी कि क्या लाभांश फिर अगर प्रभावी है तो लाभांश को घोषित किस हिसाब से किया जाए, क्या पूरा घोषित कर दिया जाए, क्या आधा, क्या रोक के रखा जाए। तो ये चीज ये मॉडल कहता है कि आपको फाइनल कैसे करनी है, आपको फाइनल करनी है अर्जन दर जो आपकी है, अर्निंग रेट जो आपकी है, और जो पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके आधार पे आपको फाइनल करनी है। यानी आपकी कंपनी की इनकम कितनी है और आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, जो आप कैपिटल आपने लगा रखी है उसकी कॉस्ट क्या है, इन दोनों के अनुपात में निर्भर करेगी। सपोज दैट आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके ऊपर आपको इनकम तो प्राप्त हो रही है 10% के हिसाब से, आपने 100 रुपये लगा रखे, उस पर 10 रुपये आपको इनकम प्राप्त हो रही है, तो आपकी अर्जन दर क्या होगी 10%। अब आपने वो 100 रुपये बाजार से लेके लगा रखे, वो पैसे आपको उसके ऊपर आपको ब्याज चुकाना है 10 रुपये। 10 रुपये आप कमा रहे हैं, 10 रुपये आपको कॉस्ट आ रही है आपकी कैपिटल की। दोनों चीजें क्या होगी आपके यहाँ पे, अर्जन दर और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों क्या है, बराबर है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपकी अर्जन दर और पूंजी की लागत दोनों बराबर है तो लाभांश चाहे आप घोषित करें या ना करें उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आप रोक के रखें चाहे घोषित कर दें, निष्प्रभावी है। दोनों चीजें सेम है। आपने लाभांश रोक के रख दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, जितनी आपकी अर्निंग है उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बचाने से फायदा क्या हुआ, तो उससे बराबर ही निष्प्रभावी हो गया। इससे अच्छा आप ऐसे को दे दीजिए, या आपको लगता है कि लगाना है तो लगा दीजिए, निष्प्रभावी होता है। अब अगर आपकी अर्जन दर ज्यादा है, पूंजी की लागत कम है,
जैसे कि अभी आपको बताया 100 रुपये आपने लगा रखे, उसमें आपको 10 रुपये सालाना इनकम प्राप्त हो रही है, तो आपकी अर्जिंग दर क्या होगी 10%। अब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने ले रखा है वो सपोज दैट आपका 8% ब्याज पे ले रखा है। अब आपकी अर्जिंग दर तो क्या है 10% और पूंजी की लागत आपकी क्या है 8%, तो आपकी अर्जिंग दर ज्यादा है कि नहीं? आप ज्यादा कमा रहे हैं, लागत आपकी कम है। तो अगर ये कंडीशन आपके उद्योग की चल रही है, आपकी संस्था की, आपकी फर्म की चल रही है, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि आपको जो लाभांश है जितना बन रहा है वो पूरा का पूरा पुनर्विनियोजित कर देना चाहिए। पुनर्विनियोजित से क्या है कि आपको उस लाभांश की घोषणा नहीं करनी है, आप वो लाभांश वापस संस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपकी लागत है पूंजी की उससे आपकी अर्जिंग दर क्या है ज्यादा है, तो निश्चित रूप से आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा और आपका लाभांश पुनर्विनियोजित होगा तो आपका लाभांश और बढ़ेगा और अंशधारियों को इससे और फायदा होगा, जिससे कि जो संभावित लाभांशों के वर्तमान मूल्य है वो क्या होंगे अधिकतम होते जाएंगे। अब जैसे कि आपकी अर्जिंग दर जो है वो बराबर रकम में प्रमाणित पड़ेगा, ज्यादा है तो आपको पूरा पुनर्विनियोजित करना है, रीइन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपकी अर्जिंग दर पूंजी की लागत से कम है, जैसे 100 रुपये पे आपकी अर्निंग क्या है 10% के हिसाब से आप कमा रहे हैं और आपकी पूंजी की लागत है 15%, अर्निंग तो आपकी 10% आ रही है जबकि कॉस्ट आपकी क्या आ रही है 15%, तो आपकी अर्जिंग दर क्या होगी कम होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि अगर ये कंडीशन आपकी चल रही है तो आपको जो लाभांश जितना भी है उसको पुनर्विनियोजित नहीं करना है, आपको उस लाभांश को बांट देना चाहिए। अगर आपकी अर्जिंग दर ज्यादा है तो आप पूरा का पुनर्विनियोजित कीजिए, अगर आपकी अर्जिंग दर कम है तो आप उसका पुनर्विनियोजित नहीं करना है, आपको उसको पूरा बांट देना चाहिए। तो ये तो है बेसिक कंसेप्ट जो जिस पे ये दोनों सिद्धांत क्या है आधारित है। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत के फॉर्मूले। इस सिद्धांत का फॉर्मूला लिखिए आप, P इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई K, प्लस का साइन लगाकर लिखिए आप R ब्रैकेट E माइनस D डिवाइडेड बाई K पब्लिक K। एक बार आप ये लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका अलग अलग अर्थ क्या है। यह है वोल्टर का प्रमेय। एग्जाम में जब आपको सवाल दिया होगा तो ये चीजें आपको दे रखी होगी, इनकी वैल्यू दे रखी होगी, कोई एक वैल्यू मिस होगी जो आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करके निकालनी होती है। पी से यहां पे क्या से लिखिए प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, P इज इक्वल टू प्राइस ऑफ शेयर। डी किसके लिए डिविडेंड, शेयर पे जो आप डिविडेंड आपको मिल रहा है वो डिविडेंड ऑफ शेयर। नेक्स्ट लिखिए आप E इज इक्वल टू अर्निंग ऑफ शेयर, कितनी अर्निंग हो रही है EPS अर्निंग पर शेयर, E फॉर अर्निंग ऑफ शेयर। नेक्स्ट लिखिए आप R फॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर रेट ऑफ रिटर्न क्या है, अर्जिंग दर आपकी क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और लास्ट लिखिए K इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द फर्म, आपने जो इक्विटी कैपिटल रखी उसकी कॉस्ट क्या है। P प्राइस, D डिविडेंड, R रेट ऑफ रिटर्न, E फॉर अर्निंग एंड K फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ये फॉर्मूला आपके पास है, न्यूमेरिकल्स जो देखते होंगे उसमें आपको ये चीजें दे रखी होगी, आपको P की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। कभी कभी आपको P दे रखा होगा तो R फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो फॉर्मूले में पुट करते ही आपकी उस चीज की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये था आपका वॉल्टर मॉडल और वॉल्टर जो प्रमेय रिलेशन है वो। ये सिद्धांत क्या कहता है कि लाभांश प्रभावी होता है, आपको रोकना है, बांटना है, क्या करना है ये डिपेंड करता है आपकी अर्जिंग दर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है इसके ऊपर। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, गार्डन मॉडल या गार्डन प्रमेय। डिविडेंड का दूसरा प्रमुख मॉडल जो लाभांश को प्रभावी मानता है। यह सिद्धांत कहता है लाभांश नीति का अंशों के बाजार मूल्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दोनों सिद्धांत समर्थन करते हैं इस पर। फर्म के विनियोग पर ये उसमें डिफरेंस मेजर क्या है कि ये जो है वो फर्म के विनियोग पर प्रत्याय दर को स्थिर मान के चलता है
उन्होंने तीनों कंडीशंस बताई थी। ये सिद्धांत कहता है कि जो प्रत्याय दर है वो क्या रहती है, आपकी स्थिर रहती है। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, P इज इक्वल टू E ब्रैकेट 1 माइनस बी ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर। कुछ किताबों में आपको ये फॉर्मूला नहीं दे रखा होगा, इसके जगह आपको ये भी दिया होगा P इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। अब इनके लिख लीजिए कि इनका मीनिंग क्या क्या है। P आपको पता है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, E फॉर अर्निंग जो पीछे वाले फॉर्मूले में था, D फॉर डिविडेंड पर शेयर वही शेयर है आपका, R आपकी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो शेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो पीछे वाले में थी, ये सब चीजें सेम है। KE आपके पीछे वाले फॉर्मूले कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो पीछे वाले मॉडल के अंदर थी वही है। नई चीज यहाँ पे क्या है आपकी B और R और यहाँ पे G। इन तीनों को आप समझ लीजिए क्या है। देखिए B बराबर रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, ऐसी आय जो आपने बांटी नहीं, जबकि रख उसको रोक लिया इन्वेस्टमेंट के लिए। कैसे निकलेगी, या सीधी आपको दे रखी होगी, या आप क्या करोगे 1 माइनस पे आउट रेशियो, क्योंकि जितना पे आउट रेशियो है 100 है तो फिर रिटेन अर्निंग है ही नहीं, और 100 में से जितना पे आउट रेशियो देगा वो लेस करोगे तो आपके पास क्या जाएगी, रिटेन अर्निंग आ जाएगी। आय का वो भाग जो बांटने, लाभांश का वो भाग जो आपने बांटने की बजाय पुनर्विनियोजन के लिए संस्था में रख लिया है। तो B इक्वल टू रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग अगर नहीं दे रखे तो आप क्या करेंगे 1 माइनस पे आउट रेशियो करेंगे। अब G के लिए देखिए आप क्या है ग्रोथ रेट। इसमें साथ में क्या होता है, न्यूमेरिकल में आपको ये चीज देर क्योंकि पेपर दे जाता है कि ये संस्था जो है 5% के हिसाब से सालाना या 10% के सालाना ग्रोथ कर रही है, तो लास्ट में आप इसको क्या करोगे ग्रोथ रेट को ऐड कर दो, या संस्था प्रगति के बजाय डाउनफॉल में जा रही है तो आप इसमें लेस कर देंगे। तो ये था गार्डन मॉडल या गार्डन पर में, ये इसका फॉर्मूला था और इसका आपको डिटेल बता दी। ये दोनों मॉडल ये कहते हैं कि लाभांश जो है वो प्रभावी है। अब बात करते हैं अंतिम मॉडल की, बौद्धिक यानी मीलर मॉडल, शॉर्ट में लिख लीजिए MM मॉडल। यह सिद्धांत ये कहता है कि लाभांश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप चाहे लाभांश घोषित करें चाहे आप लाभांश घोषित नहीं करें, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो संस्था के शेयर की वैल्यू है वो स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है। ये सिद्धांत कहता है लाभांश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लाभांश नीति का पूंजी लागत से कोई संबंध नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क उठाने की पावर पे, आप कितना रिस्क उठा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका बिजनेस कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी अर्जन की क्षमता। लाभांश तो आप घोषित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साधारण रूप से ये क्या कहता है, दोनों सिद्धांतों के विपरीत बात करता है कि लाभांश निष्प्रभावी है। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, कुछ बुक्स में आपको P0 दे रखा होगा, आप P भी लिख सकते हैं P0 भी लिख सकते हैं। आगे लिखिए P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस K। आपको पहले बताया जा चुका है संस्था पूंजी की लागत। P1 यहां पे क्या लेंगे, पहली अवधि के अंत में अंश का बाजार मूल्य, यानी एक जो अवधि दे रखी होगी आपको उसके अंत में उसका बाजार मूल्य क्या है, इस तरह से P1 दे रखा है, तो जो पहली अवधि है उसके अंत में लाभांश कितना है, तो इसके आधार पर फॉर्मूला में पुट करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये थे आपके लाभांश के प्रमुख 3 मॉडल, जो 2 तो ये मान के चलते हैं कि लाभांश प्रभावी होता है और एक मान के चलता है लाभांश निष्प्रभावी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।